गाड़ी है जो पलटा रखी है और आगे नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आज बात होगी नूह की, क्योंकि नूह से उस वक्त दंगे और बवाल की तस्वीरें सामने आई जब ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव किया गया, आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। नूह जल उठा, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। नूह से धधकी आग सोहना, गुरुग्राम, पलवल तक भी पहुंची। बहरहाल क्या ये साजिश थी? अगर हाँ तो इसके पीछे कौन है, चर्चा हम करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाड़ी है जो पलटा रखी है और आगे नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान धधकी हिंसा की आग पर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें थीं। दरअसल ब्रजमंडल यात्रा जिस वक्त तिरंगा पार्क पहुंची तो पहले से तैयार एक समूह ने यात्रा पर हमला बोला। पत्थरबाजी, आगजनी, हवाई फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। बताया गया सालों से चली आ रही ब्रजमंडल यात्रा इस बार भी निकाली जा रही थी। हालांकि यात्रा से पहले रात में मोनू मानेसर की ओर से वीडियो जारी किया गया। बताया गया इलाके में हालात तनावपूर्ण थे, लेकिन जिस वक्त हालात बिगड़े उस वक्त पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी नजर आए। पुलिस की कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। बिगड़े हालात के बीच आसपास के कई जिलों की पुलिस की कई कंपनियां नूह में बुलाई गई। बड़ी बात यह भी रही कि घंटों गुजर जाने के बाद भी हवाई फायर थमे नहीं। नूह से निकले आग की लपटों की चपेट में गुरुग्राम और सोहना उस वक्त आ गए जब कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जमकर पत्थर बरसाए गए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम की ओर से कहा गया सभी बातों का हल बातचीत और संवाद से ही निकल सकता है। एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू की गई तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया कि शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। मुझे जानकारी मिली है और मैंने तुरंत, क्योंकि मेवात के एसपी छुट्टी पर हैं और पलवल के एसपी के पास ड्यूल चार्ज है, मैंने पलवल के एसपी से भी बात की है, मैंने डीजीपी से भी बात की है, मैंने एसीएस होम से भी बात की है और हम अतिरिक्त पुलिस भिजवा रहे हैं। हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो है वहाँ पर शांति कायम करना और ये जो वहाँ पर हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? काफी गाड़ियां फूंक दी, थानों को निशाना नहीं, अभी तो हम अपनी फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई लोग घिरे हुए हैं या लोगों को रोका गया है तो वहां पर स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो नूह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। बीजेपी नेता जाकिर हुसैन ने भी लोगों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की। आज मेवात क्षेत्र में और खास तौर पे नूह के आसपास जो घटना हुई है वो बहुत दुख का विषय है और मेवात का जो भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा है, जो देश के बंटवारे के समय 1947 में भी ये भाईचारा कभी नहीं टूटा, आज जरूरत है कि हम उसी भाईचारे को कायम रखें और मेवात में अमन और शांति कायम करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी पूरी स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूं कि जल्द ही हमारे मेवात के हालात सामान्य होंगे। बहरहाल नूह से धधकी हिंसा की आग गुरुग्राम और गुरुग्राम के सोहना तक पहुंची। राजनीतिक दल शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की हिंसा ने अनेक सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरी हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी के पीछे कौन है? क्या ये सोची समझी साजिश है? और अब सरकार और सिस्टम की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? कब तक हालात सामान्य होंगे? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, मुद्दा क्या है इसको लेकर हमने बात की है। सीधे आपको नूह लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, नूह में आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? ताजा तस्वीर क्या है? क्या स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है? हितेंद्र, देखिए ज्योति, स्थिति वैसे तो अभी भी तनावपूर्ण ही बनी हुई है। स्थिति तनावपूर्ण है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं होडल चौक पर यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ से थोड़ी ही दूर वो मंदिर है, नल्हड़ मंदिर, जहाँ पर जो लोग थे वो फंसे हुए थे और अभी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं और फ्लैग मार्च भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो करीब 200 से 250 से करीब 300 के आसपास लोग जो थे वो यहाँ पर फंसे हुए थे मंदिर में और उनको वहां से निकाल लिया गया है। और अगर ताजा अपडेट की बात करें तो केंद्र जिस तरीके से केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई है, हरियाणा सरकार की तरफ से, तो कुछ केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो आसपास के जो जिले हैं, चाहे पलवल की बात करें, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें, यहाँ तमाम जगहों से पुलिस कर्मी जो है वो पहुंचे हुए हैं और दिन भर काफी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला, पत्थरबाजी देखने को मिली और सीधे तौर पर दो गुटों में टकराव की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात कहें तो पुलिस प्रशासन को भी चुनौती देते हुए उपद्रवी दिखाई दिए, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर फायरिंग भी की गई है। आपको बता दें एक होमगार्ड की जान भी इसमें गई है और कई पुलिसकर्मी, जिसमें से पुलिस अधिकारी भी हैं, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर की बात बताई जा रही है और वो घायल हैं, एक डीएसपी यहाँ के घायल हैं, ये जो जानकारी सामने आई है। और कई पुलिसकर्मी इसके अलावा भी घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिन भर बनी रही और अभी भी अगर मैं देर शाम की बात करूं, 7:30 बजे से अब तक की भी अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले तक भी पथराव पुलिस कर्मियों पर यहाँ पर किया जा रहा था। और जो मंदिर, नल्हड़ मंदिर, जहाँ पर ये मुख्य रूप से जो यात्रा पहुंचनी थी, तो वहां पर अभी भी पुलिस फोर्स मौजूद है, तैनात है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। दिन भर से ही यहाँ पर धारा 144 दोपहर बाद से ही लागू हो गई थी। उसके बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। और अभी आने वाले 1-2 दिन में और यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहने वाली हैं, धारा 144 भी लागू रहेगी। फिलहाल जो रेस्क्यू किए जाने की एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने, जी, वो रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन हितेंद्र, आप ये समझाएं कि आखिर क्या हुआ, लोग मंदिर के अंदर क्यों फंसे रहे, बाहर क्यों नहीं आ पाए थे? बाहर तनाव की स्थिति थी इसलिए, या फिर उन्हें रोका जा रहा था बाहर आने से? बिल्कुल, इस बारे में जो जानकारी है, आधिकारिक रूप से कोई इस तरह की जानकारी नहीं है कि अंदर उनको रोका गया हो। जानकारी यही है कि बाहर एक विशेष समुदाय के लोग, जो उपद्रवी, जो दंगाई वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी वजह से वो लोग वहां पर फंसे हुए थे। आपको जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस कर्मियों पर भी फायरिंग हुई है। पुलिस को जब इस बारे में आदेश मिले कि जो फायरिंग कर रहा है उस पर आप भी गोली चला सकते हैं, उसके बाद स्थिति थोड़ी काबू में आई, जब पुलिस ने भी सामने से उसी अंदाज में जवाब दिया दंगाइयों को, जिस तरीके से उनकी तरफ से आक्रामक रुख दिखाया जा रहा था, जिस तरीके का जो तरीका अपनाया जा रहा था। और एक यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह भी है कि छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को सामने किया जा रहा था, उनके हाथ में पत्थर दिए जा रहे थे और उनके पीछे यंग एज के लड़के थे, 18 से 20-22 साल के लड़के थे, जो ज्यादातर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि छोटे बच्चों की आड़ में यहाँ पर दंगा जो है वो उसको अंजाम दिया गया है, पथराव यहाँ पर किया गया है, ताकि छोटे बच्चों पर पुलिस भी बहुत ज्यादा सख्ती से अटैक ना करे, किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। एक अंतिम सवाल, उसके बाद पैनल का हम रुख करेंगे। कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि आप दोपहर बाद लगभग हर एक बुलेटिन में आप लाइव दे रहे हैं, आपने बताया कि लगभग हर मिनट या 1 मिनट में भी कई बार लोगों की ओर से हवाई फायर किए जा रहे हैं। हवाई फायर को लेकर क्या स्थिति है? क्या रुक गए हैं? क्या कंट्रोल कर लिए गए हैं? क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्या जानकारी? ज्योति, जानकारी है कि 4 बजे के बाद पुलिस को ये आदेश मिले थे कि जो फायरिंग की जा रही है दूसरे पक्ष की तरफ से, तो आप उस पर फायर कर सकते हैं, रिवर्स फायर कर सकते हैं। तो उसके बाद भी करीब 6-6:30 बजे तक, 7 बजे तक भी, अगर मैं कहूं कि 7 बजे तक भी हमें सुनाई दी चुटपुट फायरिंग की घटनाएं। हम गए थे यहीं होडल में, इधर तावड़ू बाईपास की तरफ एक गांव है यहाँ पर, तो वहां पर फायरिंग की भी घटनाएं जो है वो सामने आई। फायरिंग वहां पर हो रही थी और जो दंगाई लोग हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। तो इस तरह की जो जानकारी सामने आई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस
कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को भी गोली लगी है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि सीधी फायरिंग की गई है, कोई हवाई फायरिंग नहीं बल्कि सीधी फायरिंग यहाँ पर हुई है। पुलिस पर भी फायरिंग हुई है, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, पुलिस के वाहनों को आग के हवाले किया गया। हमने तमाम वो तस्वीरें दिखाई, पूरा का पूरा थाना उठाने के बाहर 4-4 गाड़ियों को आग लगा दी गई, थाने में खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, बाहर बसों में शीशे में तोड़फोड़ हमने देखने को मिली है। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह का पथराव, जिस चौक पर मैं खड़ा हूं अभी अंधेरा हो चुका है, आप देख नहीं पाएंगे, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। जिस चौक पर मैं खड़ा हूँ, होडल चौक पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर तमाम इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है। और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीरें नहीं है, नूह शहर में स्थिति पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जो गाँव है यहाँ पर, अलग अलग जो गाँव है, चाहे नल्हड़ की बात करें, नल्हड़ में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है। पुलिस कर्मी, पुलिस बल वहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा भी और कई गांवों में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यहां तक कि गुरुग्राम के सोना में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी पत्थरबाजी हुई है, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, गुरुग्राम शहर से भी इस तरह की खबर सामने आ रही है। हितेंद्र, बहुत शुक्रिया, पल पल की जानकारी आपने दी, तमाम अपडेट आप दे रहे थे, हर एक तस्वीर आपने सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई। तो हितेंद्र मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है, क्योंकि मंदिर में जो लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाला गया है, और हवाई फायर जो थे वो अब से कुछ ही देर पहले थमे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के कई जिलों की कई पुलिस कंपनियां, पुलिस के जवान बुलाए गए हैं, तैनाती की गई है। चलिए हम रुक करेंगे अभी डिबेट का। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं, इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सुखवीर तंवर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वीएचपी नेता राम त्यागी जी चर्चा में जुड़े हैं, हाजी नासिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी का। विधु रावल जी, जो कुछ भी हुआ बेहद दुखद और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सत्तासीन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपसे सवाल, क्यों ये सब हुआ, क्यों होने दिया गया, क्यों नहीं रोका गया? ज्योति जी, ये कहना कि ये क्यों होने दिया गया, मुझे लगता है कि ये ठीक सवाल नहीं है। इसलिए मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए जी। बोलिए। सावन के महीने में पहले क्या मुझे मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक से मिल रही है। आप विधु जी बात पूरी कीजिए, अपनी शुरू कीजिए। सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने की जो हमारे यहाँ पर, जिसके तहत ये यात्रा थी, ब्रिजमंडल यात्रा, उसका पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। सभी प्रकार की उसमें अनुमतियां ली गई थी, सबको पता था कि ये इस प्रकार से होना है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने और किस प्रकार से माहौल को खराब करने का प्रयास किया, किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से एक शांतिपूर्ण चल रही यात्रा पर पत्थरबाजी की, इसके विरुद्ध जो है निश्चित तौर पर प्रशासन और पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच भी कर रही है कि कौन लोग हैं। साथ साथ स्थिति को कंट्रोल में लाकर, नियंत्रण में लाकर अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया पहले तो, और जिस प्रकार से वहां पर एक तनावपूर्ण माहौल बना है, वो तनाव को घटाने के लिए किस प्रकार से किया जा सकता है। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो डीसी नू जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से कुछ प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं, वहां पर एक मीटिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश ने भी शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ जिस प्रकार से हरियाणा चहुमुखी विकास कर पाया है, मुझे लगता है कि सभी समुदायों को, सभी लोगों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और क्योंकि ये परिस्थिति जो है सभी समाजों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए बल्कि जो है, ये उनका भी दायित्व बनता है कि किस प्रकार से सौहार्द को बनाएं। तो ऐसा कहना कि ये होने दिया गया, ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ लोग इस जिद में, और मैं अब विशेष रूप से एक पार्टी विशेष का नाम लूंगा जिसके विधायकों ने खुद विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये चैलेंज किया था कि फला व्यक्ति एक बार आके तो दिखाए, और फिर जिस प्रकार से एक माहौल बनाया गया, इस पर भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस जरूर सबके सामने है, उसमें कोई दोराय नहीं। पिछले ही सेशन की बात करें और अब एक बार फिर से चूंकि सेशन होने जा रहा है कुछ दिनों में, जाहिर है मुद्दा एक बार फिर से भी गूंजेगा। मैं चर्चा में चूंकि बहुत आरोप लग रहे विधु जी, वीएचपी आरोप, तो ये ज्योति जी ज्योति जी, अब जब नाम आपने लिया है कांग्रेस के विधायक का, मामन खान का, कांग्रेस जिसका इतिहास सांप्रदायिक रहा है,
जिसका इतिहास रहा है, पत्थरबाजों के साथ खड़े होना, हर जगह पर खड़े होना। कश्मीर के अंदर इतने लंबे समय तक पत्थरबाजी कांग्रेस के समय होती रही, आज एक पत्थर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक ताकतों की सरकारें नहीं रही, वहां भाजपा की सरकार है। इसी प्रकार से यहाँ नूह में भी, मेवात में भी, पूरे हरियाणा के अंदर जो है सांप्रदायिक ताकतों को नहीं रहने दिया जाएगा। कांग्रेस और उसकी समर्थित जो ताकतें हैं उनका यहाँ पर इतिहास के विषय हो चुकी हैं वो। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का कोई उन्माद, कोई तनाव नहीं बनने दिया जाएगा। विशेष रूप से इस बात को भी रेखांकित करना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर धार्मिक आयोजन करने की सभी पंथों को, सभी लोगों को पूरे की पूरी छूट है। ये एक आजाद देश है और हरियाणा के अंदर हम सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं मानेंगे। अगर चर्चा में बाकी मेहमानों को भी जोड़ते हुए कानून जो है उसका, कांग्रेस पर तो चाहे आप जो भी एलिगेशन लगाएं, कांग्रेस ने आज प्रवक्ता नहीं दिया है, कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, ठीक है। उम्मीद हालांकि है कि डिबेट जरूर देख रहे होंगे जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। कांग्रेस का चेहरा ही नहीं है प्रवक्ता देने का। त्यागी जी, कांग्रेस इसमें संलिप्त है पूरी तरीके से, कांग्रेस का चेहरा ही नहीं है। पूरे देश को किस प्रकार से जलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैंने वही तो कहा कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए या पलटवार करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है। क्यों डिफेंड करें? त्यागी जी, वो क्यों डिफेंड करें? जिन लोगों के कर्म काले हैं वो डिफेंड क्यों करें और उनको डिफेंड करने क्यों दिया जाए? एक व्यक्ति ने खुले तौर पर कहा था कि ये व्यक्ति अगर मेरे क्षेत्र में आ गया तो हम दिखा देंगे। आज उसने दिखाने का प्रयास किया है। अब हरियाणा की जनता जो है, हरियाणा की शांति, आपकी बात पूरी हो गई है विधु जी, आएंगे आपके पास। पहला उत्तर आपको कंप्लीट हो चुका है विस्तार से। त्यागी जी, क्या आप भी इस शोभा यात्रा में शामिल थे? अगर हाँ तो क्या हुआ था उस वक्त, और अगर नहीं थे तो क्या फीडबैक आपके पास आया, क्या हुआ था, शुरुआत कैसे हुई पूरे विवाद की? आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। राम त्यागी जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चले आएंगे आपके पास। रजत पंजेटा जी, नैलू कैसे देख रही है आज के इस पूरे मामले को? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सभी को अपनी शोभा यात्रा, जुलूस निकालने का अधिकार है, अब जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। वीएचपी ये कह रही है कि जानबूझकर बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। मैं दोनों जो समुदाय हैं उनको शांति बनाए रखने की, खासकर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भाजपा की चाल में ना फंसे और शांति बनाए रखें। दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बहुत बार बोल रहे थे, सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, और भी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि रोहतक जर्जर जलवाने का काम जहां 30 लोग मारे गए थे, 30 से अधिक, वो भाजपा की सरकार में हुआ था। पंचकूला जब जलवाया गया तो भी 30 से अधिक लोगों की, बेकसूर लोगों की सरकारी गोलियों को से भून के मृत्यु हुई थी। उसके बाद रामपाल वाला जो प्रकरण हुआ था, वहां बरवाड़ा जलाया गया, इसी तरह वहां पुलिस की गोलियां से धनाधन वो पूरा डेरा भून दिया गया था। कंडेला में गोली किसने चलाई थी? घटना है। उसके बाद 750 किसान जो ऐसी भाजपा की वजह से गए, 84 से 86 लोग कंडेला के अंदर 1700 गोलियां चलाई थी किसानों पर, है वहाँ पे। अरे आपके बीच में नहीं बोला ना, बोलना, मुझे पता है आप बोलोगे। आपकी और हमारी इकट्ठी सरकार थी ना एनडीए की। आप बोलो कंडेला अभी बात बोलो, मैं भी नहीं बोलूंगा, गलत बात मत बोलो। विधु जी, आपके जवाब में कोई नहीं बोला था। विधु जी, इन्होंने शुरुआत की, इनको सुन लीजिए आप। इनके तो वाक्य भी नहीं पूरे हुए। मेवात की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अब सड़कें हम वहाँ शिकार गाँव से, बिल्कुल पीसफुल माहौल वहाँ पे, ऐसा कोई हमें, मतलब हम वहाँ दिन रात वहाँ रहे हैं और वो बड़े पीसफुल लोग हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं। सड़कें खराब है, वो कह रहे हैं पानी की समस्या है, बल्कि भाजपा सरकार ने अब संज्ञान लिया। 211 करोड़ रुपए का पानी का प्रोजेक्ट लगाने का भाजपा ने खुद देखा कि अरे हम तो इसमें पाल रहे हैं, अब हम बता रहे हैं वहाँ पीने के पानी की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इस मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात है देना, जो कोर इश्यूज है उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें जो है ये लोग कर रहे हैं। अब आप बताइए, 3 महीने से अधिक हो गया मणिपुर जल रहा है, दिल्ली किसने जलवाया? गोली मारो डैश को, फला को गोली मारो, किसने जलवाया दिल्ली? किसका भाषण था ये? कौन लोग ऐसी बातें करते हैं? अब मैं इतिहास उठा लूं तो कहीं मस्जिद है, कहीं कोई ट्रेन है, कहीं कुछ है,
तो मैं ज्यादा देश के डिटेल में नहीं गद्दारों जाना को गोली नहीं मारनी क्या? देखिए बेकसूर जो लोग हैं, गारलैंडिंग करनी है, फूल की माला डालनी है देश के गद्दारों के गले में। अरे आप, मुझे पता आपके पास घिसी पिटी एक ही टेप है, आप उसी को बजाते रहते हो। आना अपने समय में बोलना। ज्योति जी मैं इसमें आपको एक बात नहीं, कहना चाहता हूं। आप घिसी पिटी टेप, आप घिसी पिटी टेप 70 सालों से बजा रहे हैं, 70 सालों से टेप बजा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता इनकी वजह से नहीं आया। आपको किसने लिबर्टी दी? मैं आपको 70 सालों से किसी, आप भी जा सकते हैं, अरे मैं हरियाणा आप भी जा सकते हैं। आप हो कौन? यू आर नोबडी मिस्टर रावल, यू आर नोबडी। आप करिए लेकिन गलत ना बोलिए। आप जहां पर यू आर ऑल्सो मिस्टर नोबडी, यू हैव नॉट द मैंडेट, यू डू नॉट हैव द मैंडेट। I do not endorse whatever you are saying. एक विधायक इसलिए है, नहीं विदु जी आप बात पूरी होने दीजिए। पीसफुल लोग हैं नहीं जो डीएसपी पर गोली अगर आपको किसी भी बात की आपत्ति है तो आप शामिल है, टाइम दिया जाएगा, लेकिन क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? नहीं ऐसे नहीं ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी, शुरुआत है अभी तो। ज्योति जी ऐसा है, हरियाणा सरकार के पास इनपुट थी। जब हरियाणा सरकार किसानों के ऊपर, ओलंपियन खिलाड़ियों के ऊपर धारा 144 लगा सकती है, तो जो 2 दिन से हरियाणा सरकार के पास इनपुट थी कि यहाँ एक वो जो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है वो सच में व्यक्ति विशेष है। अरे वो हत्या का आरोपी है, वो हत्या का आरोपी है। अगर उसको आप नहीं भेजते तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो आए, उसके आने की उसने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत, नहीं अगर वो आ भी रहा है पंडिता जी, अगर वो आ भी रहा है तो आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई भी आएगा तो क्या आगजनी कर दी जाए, तोड़फोड़ कर दी जाए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाए, पुलिस को भी टारगेट किया जाए? उसके आने से ज्योति जी कहीं पे भी किसी के आने से आप एक तरफ सभी लोगों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो पीसफुल इलाका है। अभी तो आप जांच करेगी ना, जांच करेगी, लेकिन एक आदमी नहीं विदु जी आप साथ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कर जाओ पाएंगे। विदु जी आप साथ प्रवक्ता को चुप कराइए, आपके सवाल का जवाब देता हूँ, प्लीज इनको बोलिए बीच में। अगली मैं इस बात का उत्तर आपसे अगली बार लूंगी। आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है विदु जी, हम एक तरीके से सलीके से चर्चा करेंगे। आप लोग एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे, चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं सर डिबेट नहीं हो पाएगी, समय की बर्बादी आरोपी है। मैं ये जहर फैला रहे हैं, ये जहर फैला रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। जो भी है हम इस बिंदु पर अगले प्रश्न में आएंगे, हम इस बात पर अभी मैं चर्चा को आगे जाऊंगी, चूंकि राम त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी आपसे मेरा सवाल था, आपके पास क्या फीडबैक, क्या जानकारी आई इस यात्रा से जुड़ी, क्या हुआ था, शुरुआत कहां से हुई? जी फीडबैक ये था कि नलहड़ गांव के अंदर एक ब्रजमंडल शोभा यात्रा प्रारंभ की जा रही थी, जिसने वहां के आसपास के क्षेत्रों के गांवों में होता हुआ जाना था। और इनपुट्स के मुताबिक जो मेरे को तो फीडबैक मिला कि बीच रास्ते में उनके ऊपर हमला किया गया। और रिपोर्ट यहां तक की है कि डंपर ट्रक जो होता है ना, डंपर ट्रक के पिछले हिस्से से गाड़ियों को टक्करें मारी गई है। न केवल पत्थर मारे गए हैं बल्कि फायर किए गए, गोलियों के फायर, और हवाई फायर नहीं, सामने का फायर। तो ये एक सोचा समझा बहुत बड़ा हमला है। और जिस भी किसी ने इस हमले को अंजाम दिया है, जो भी कोई माइंड सेट इस हमले के पीछे बैठा है, उसको बहुत जल्द ढूंढ करके और पूरे देश और दुनिया के सामने लाना होगा। नहीं तो इस प्रकार के अराजक तत्व न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए हानिकारक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। मोनू मानेसर का नाम भी सामने आ रहा है, जो वीडियो सामने आया उसके बाद कहा यह जा रहा है कि तनाव की स्थिति थी, उसके बाद अगर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो ये तो इनपुट होना चाहिए था कम से कम। हालांकि सिस्टम से सवाल ये कि हालात बिगड़ सकते हैं। जी देखिए, मोनू मानेसर के आने का या नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो शोभा यात्रा मोनू मानेसर की नहीं थी। वो शोभा यात्रा उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले सनातनी हिंदुओं की थी। वो मोनू मानेसर की शोभा यात्रा नहीं थी। और यदि मैंने भी देखा, सुना, मेरे साथी बोल रहे थे कि मोनू मानेसर आ रहे थे, मोनू मानेसर आया तो ऐसा हुआ। मतलब मोनू मानेसर कहीं आएगा तो वहां इस प्रकार की अराजकता फैलाई जाएगी, आगजनी होगी। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ भाई? और मोनू मानेसर आरोपी बना रखा है केवल, वो भी मीडिया के थ्रू। उसके ऊपर आरोप अभी सिद्ध हुए नहीं है।
तो आप किसी को न्यायाधीश बन के अपराधी, दोषी या निर्दोष ये साबित नहीं कर सकते। वो काम कोर्ट का है, कोर्ट करेगी। ठीक है, मीडिया आगे चर्चा मैं नाजिम जी को चर्चा में जोड़ूं, लेकिन आप ये ना कहें कि मीडिया के थ्रू आरोपी बनाया गया है। पुलिस बाकायदा जांच कर रही है, पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। रजत जी शायद कुछ कह रहे हैं लेकिन मुझे आवाज नहीं मिल रही है, तो मीडिया को आप ना कोसें इस बात के लिए। खान साहब, आज जो नूह में हुआ आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व, वो चाहे किसी भी समाज से ताल्लुकात रखते हो, वो हमेशा एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते और देश की सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं। उन असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए हमारी हरियाणा से प्रशासन कहाँ है, हरियाणा सरकार कहाँ है? लेकिन जब बात आती है एक मुस्लिम समुदाय को लेकर, मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर लिया जाता है। ज्योति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यही वो हरियाणा है जहां जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया। ये बताइए, वो जो जुनैद नासिर जो बोलेरो के अंदर जिंदा जलाए गए, क्या आज तक उनके परिवार को इंसाफ मिला? नहीं मिला। लेकिन ऐसे ही वो असामाजिक तत्व है जो देश के अंदर देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खाते जा रहे, देश को खोखला करते जा रहे। और अभी अभी मेरे एक पैनलिस्ट ने बात कही थी कि वो ऐसे लोग थे जो ये कहते कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। क्या इस तरीके के बयानबाजी देकर क्या देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा नहीं होता? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म नहीं होता? लेकिन हाँ, देश के मुसलमानों को नाम आता तो सुनिए, नहीं बात पूरी सुनिए ज्योति जी, मैंने बड़े प्यार से इनकी बातें सुनी थी, मेरी बातें प्यार से सुनिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए। मैंने बड़े संवैधानिक देना चाहिए, क्या पुरस्कार देना ज्योति चाहिए? जी, मैंने बड़े संवैधानिक तरीके से इनकी बातें सुनी थी, मेरी बातें सुने। इनको अपनी बात कहने दीजिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए। किसी भी बात से आपको आपत्ति है, आपको काउंटर अगर करना है तो मैं टाइम दूंगी इस चीज के लिए। अभी आप सुने ज्योति जी, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, मेरे भाई से उतावले हो रहे हैं। अगर मैंने ये कहा कि गोली मारो, विदु जी, तो बातें छूट जाएंगी, फिर बातें सामने नहीं आ पाएंगी। इनको अपना आंसर कंप्लीट करने दीजिए आप। नहीं, ये लगातार जहर निकालते रहेंगे। देखिए, ये जो मेरे भाई है बार बार उतावले हो रहे, लगातार जहर निकालते रहेंगे। मैं संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, जब जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया था तो क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है उसका? तो उसमें तो पुलिस जांच करेगी ना। ये जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जब बात देश के अंदर इस तरह की बात आती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। आज की आगजनी से जोड़ के जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? जो तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, कई लोग घायल गए, एक होमगार्ड की मौत की खबर भी सामने आ रही, तो क्या आप जुनैद वाली घटना से इसको जोड़कर देख रहे हैं? और क्या आप सही ठहरा रहे हैं इसको? देखिए, मैंने कहा क्या कनेक्शन है? ज्योति जी, मेरे सुनिए ज्योति जी, अगर आप प्यार से बातें सुनेंगे तो देश को पता चलेगा आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असामाजिक तत्वों का ना कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है। वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे हरियाणा की तरफ से प्रशासन इतना अलर्ट था तो फिर इस तरीके की वारदात क्यों हुई? और खास तौर पर जब मुस्लिम समाज के इलाकों में इस तरीके की बात हो रही है, मुस्लिम समाज को टारगेट करने की, जब प्रशासन ने पहले अलर्ट कर दिया कि यहाँ पर ऐसा, तो फिर वहां पर इस तरीके का माहौल जो बना उसके पे जांच होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पर जांच का विषय कि वहां असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की क्यों कोशिश कर गई, और लेकिन फिर बाद में एंगल दे देते हैं कि वो सामने मुस्लिम था। ये मुसलमानों को कब तक टारगेट करेंगे? मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि भारत का मुसलमान संविधान को मानने वाला है। किसने टारगेट किया है? कौन टारगेट कर रहा है? ठीक है, मैंने सुनिए ज्योति जी, मैंने वही बात कही जो अभी एक मेरे पैनलिस्ट ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो गद्दार इसमें गद्दार किसके लिए कहा गया? आप गद्दार वाली बात को कहाँ ले जा रहे हैं? आप किसे मान रहे हैं गद्दार? नहीं, क्यों नहीं लो, वो देश के अंदर बात नहीं थी क्या? नहीं ज्योति जी, वो देश के अंदर बात नहीं थी, वो देश की फिजाओं को खराब करने वाली बात नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश के अंदर इस तरीके की बातें हो, चाहे कोई भी करो, उन पे हमारा जो एक प्रशासन है, केंद्र सरकार है, कानून है, उन पे शिकंजा कसना चाहिए, ना कि उनको बड़े ओहदे पे बिठाना चाहिए। चलिए, आम आदमी बात हमारे हरियाणा की, अभी आम आदमी पार्टी को भी मैं चर्चा में जोड़ देती हूँ। ज्योति जी, एक बार जवाब ले लीजिए। मैं ओपनिंग
स्टेटमेंट सबसे ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आएंगे विधु जी। एक वाक्य के साथ अपनी बात पूरी कीजिए आप, नाजिम खान जी। चलिए, आपको आवाज शायद नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी आएंगे आपके पास, अभी आप दोनों रुकिए। आम आदमी पार्टी कैसे देख रही तंवर जी आज जो कुछ हुआ नूह में, उसके बाद सोहना में, पलवल में, गुरुग्राम में? ज्योति जी, आम आदमी पार्टी मेवात, गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद के जो दोनों समुदाय हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति है उससे दूर रहे और भाईचारा कायम रखे। इसके अलावा जिस तरह से आज विफलता सामने आई है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, गृह मंत्री अनिल विज जी और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक निश्चित तौर पर ये तीनों अप्रासंगिक हो चुके हैं। जिस तरह के डिबेट में बात आई कि कोई इनपुट था 2 दिन से, आखिर वो कौन सी वजह है कि एक शांति प्रिय जुलूस को ये प्रशासन उचित सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया। निश्चित तौर पे ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है और सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की घटना होने दी गई। निश्चित तौर पे जिस प्रकार का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, मैं विगत के उसमें जाना नहीं चाहूंगा, जिस तरह से मणिपुर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बेइज्जती हो रही है, ये वही लोग हैं, उन्हीं के हाथ में सत्ता है, उन्हीं के हाथ में शासन है। इनको स्वयं सोचने की जरूरत है कि आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। निश्चित तौर से संप्रदायों को भटकाने वाली किसी भी बयानबाजी से बचा जाना चाहिए और जो भी हालात हुए हैं वहां पूरे सख्ती से कंट्रोल करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ अविलंब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सत्तासीन पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि ये इनकी विचारधारा है या इनकी मंशा है? नहीं, अतीत का इतिहास है, अतीत का इतिहास है। नहीं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं? इतने अतीत का इतिहास है ज्योति जी, सब देश विदेश सब जानते हैं। लगा रहे हैं। नहीं, एलिगेशन ही है, अतीत का इतिहास है इनका। इस तरह के काम ही करते रहते हैं। क्या इतिहास है? नहीं, आपको नहीं पता? नहीं, आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है? क्या नहीं किया इन्होंने, आप बताइए। निश्चित तौर पे इनकी सारी की सारी राजनीति सांप्रदायिक है। ये कोई ऐसा विषय छोड़ना ही नहीं चाहते कि जिसमें ये पीछे, जहां हिंदू मुसलमान हो वो कर देते हैं, जहां हिंदू मुसलमान का नहीं है, हरियाणा में जाट नॉन जाट, राजस्थान में गुजर मीणा, महाराष्ट्र में पटेल नॉन, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, महाराष्ट्र में इतिहास है इनका, आप उठा के देख लो। विधु जी, सभी के पहले उत्तर यहाँ कंप्लीट होते हैं और लगभग आप इनेलो की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, एलिगेशन ये भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी ये साजिश है और करती है बीजेपी, ऐसा करते आई है। केवल आज की डिबेट देख लीजिए, केवल इनके कुतर्क सुन लीजिए और इसी से बड़ा सहज आइडिया हो जाएगा कि इस देश के अंदर विभाजन के बाद देश के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं इनके समय में क्यों होती रही और आज जो है, आज किस प्रकार चुनाव के मुहायने पर आकर फिर उन घटनाओं की तरफ देश को धकेल रहे हैं ये लोग। केवल इनके तर्क सुन लीजिए, क्या कहते हैं, ये पीसफुल लोग हैं, मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। देखिए, ये एक डिस्टर्ब जगह है, ये डिस्टर्ब लैंड है। हमने देखा पिछले दिनों यहाँ पर एक डीएसपी को जो है ओपन फायर किया गया, वहां उस डीएसपी को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा, वो शहीद हुए मौके पर। हमने देखा यहाँ पर पहले पुलिस वालों को बंधक कई बार बनाया चुका है, कांग्रेस की सरकार के दौरान भी, इनेलो की सरकार के दौरान भी। हम जानते हैं वहां पर गोकशी का, किस प्रकार गो तस्करी का निरंतर मामले चलते रहे हैं, इलीगल माइनिंग का वहां पर निरंतर एक रैकेट चलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कारपेट के नीचे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल लोग रहते हैं, बहुत शांति प्रिय है, और फिर क्या कहते हैं कि नफरत का माहौल बना रहे हैं। क्या इस देश के अंदर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाकर हम लोग चले? क्या हमें अधिकार नहीं है एक स्वतंत्र देश के अंदर, इस देश के किसी भी भूभाग में जाकर हम अपनी रिलीजियस आयोजन, जो अपने धार्मिक आयोजन है, उनको पूरा करें? क्या कहते हैं प्रशासन कहाँ है? इस प्रशासन कहाँ है का जवाब दूंगा मैं मौलवी साहब, लेकिन आपने कहा कि भाई किस प्रकार से पहले से इनपुट था, तो क्या ये यात्रा रोक देते? आपसे डर जाते? आपके बहकावे से, आपके डराने से, आपकी धमकियों से डर जाते? ऐसा होना चाहिए क्या हम डर, जिस प्रकार से पहले कहा जाता था अमरनाथ यात्रा नहीं करनी है, जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि श्री राम जन्मभूमि पर जो कार सेवा करने जा रहे हैं उनको ट्रेन में आप जला देंगे, क्या ये सोचकर हम डर जाएं? क्या इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ ना आने दें?
और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये लोग जो यहाँ पर बैठकर बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये वही सब लोग होंगे जब प्रशासन एक्शन में आएगा। जब एक्शन में मुझे बोलने दीजिए, ज्योति जी जिस पर मुझे रोक रही थी, आप इनको रोक के दिखाइए। ये गलत नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। अरे आपको सद्भावना की बात करनी चाहिए, आपको सद्भावना की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए, आपको सद्भावना की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए। आप देश के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? सद्भावना शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए आपको। मेरी छाती पर पैर रखकर सद्भावना नहीं हो सकती। ऐसी सद्भावना जो मेरी छाती पर पैर रखकर हो, ऐसी सद्भावना नहीं हो सकती। सद्भावना होगी आप, यानी कि आप देश को, देश के अंदर आग लगाने वाली बात करेंगे, आप देश को आग में झोंकने की बात करेंगे। अरे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कीजिए, गंगा जमुना तहजीब की बात कीजिए, लेकिन आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं न जिनका पैर है न वो। नाजिम खान जी, आपको अभी तो मुझे रोका जा रहा था बोलने नहीं लग रही तो आप अपने उत्तर में बोलिएगा। अभी आप सुन लीजिए, आपको भी आपत्ति थी ना, विदु जी बोल रहे हैं। ज्योति जी इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, ट्रेन के अंदर राम भक्त जा रहे हैं उन्हें जला दिया जाए, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? देश के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है इनकी शब्दों पर। नहीं जलाया था क्या? बात ना करें, नहीं जलाया था गोधरा स्टेशन पर, तो जलाया नहीं था क्या? जलाया नहीं था, जलाया नहीं था। इसके अंदर आप झूठ मत बोलिए, नफरत मत फैलाइए, आप नफरत मत फैलाइए इस तरीके की बात करके देश के अंदर। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलो मेरे को हम यदि आपकी सच्चाई बताएं तो हम नफरत फैला रहे हैं। यहाँ तो दिखा दीजिए सद्भावना, यहाँ इस डिबेट पर तो सद्भावना दिखा दीजिए, इस डिबेट पर तो कम से कम सद्भावना बिल्कुल दिखा रहे हैं। मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर नफरत की बात कर रहे हैं। एक भाई और दूसरा चारा मानकर भाईचारा नहीं हो सकता। ये एक भाई और दूसरा आप चारा, लोगों की सोच है, इस प्रकार से आप लोगों की सोच है। हम अपने भाई को भाई मानते हैं, लेकिन आप जो हमारे भाई, ज्योति जी मैं इंतजार कर रहा हूँ आप कब इनको चुप करवाने में सफल हो जाएं। नाजिम खान जी अगर आप ज्योति जी ये गलत बोले जाएंगे, नहीं ज्योति जी देखिए ये गलत बोलेंगे तो मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं बार बार इनको काउंटर करूंगा। ये जो बोल रहे हैं वो आपको गलत लग रहा है, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। आप शांति और धैर्य से सुनिएगा, अभी ये अच्छा, आपको समय दिया जाएगा, आपको आपत्ति आप बोलिएगा, अभी आप सुनेंगे। अच्छा कहा, ये खान साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ये गलत बोलेंगे तो मैं सुनूंगा क्या। ये जो इसी को इंटॉलरेंस, इसी को असहिष्णुता कहते हैं, इसी को कहते हैं कि भाई अगर आप मेरे मुताबिक नहीं बोलेंगे तो आपका सर तन से जुदा कर देंगे। अगर आप लोग अपना धार्मिक आयोजन करेंगे तो उस पर पत्थरबाजी करेंगे, ये इसी को असहिष्णुता कहते हैं। ज्योति जी ये सब क्या है? जिम्मेदारी से ये सर तन से जुदा वाली बात कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है ऐसे शब्दों पे। ज्योति जी ये बताइए एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं या नहीं? ये बताइए एक समुदाय के बारे में किस तरीके की बात कर रहे हैं? नहीं, आप एक समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। समुदाय का नाम लिया मैंने, किस समुदाय का नाम लिया मैंने? नहीं तो आपने सर तन से जुदा वाली बात की, आपने सर से समुदाय का नाम लिया, सर तन से जुदा वाली बात करके आपने किस समुदाय को टारगेट किया? आपने किस समुदाय को टारगेट किया? आप झूठ मत बोलिए, आप देश के अंदर नफरत मत फैलाइए इस तरीके की बात करके। बताओ, आप इस तरीके की बात करके देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। ये सर तन से जुदा वाली बात ये बताओ, नहीं नफरत फैलेगी, भावना की नफरत नहीं फैलेगी। आपको एकता की बात करनी चाहिए, यहाँ पे हिंदू नहीं मुस्लिम खान जी, भाईचारे मुझे की आपको बात म्यूट करनी करवाना चाहिए। होगा, मुझे आपको म्यूट ज्योति जी करवाना मैं होगा। इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आप इनको समय चुप करवा बर्बाद हो पाएंगे। रहा है, इनका आंसर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, किसी को समय नहीं मिल पाएगा। आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा, निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे, जल्दी। आप बीच में नहीं बोलेंगे खान जी। देखिए जब इस देश के अंदर अराजक तत्वों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनको जमींदोज किया जाता है, तो आज जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन कहाँ है, फिर यही लोग प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी दिल्ली के अंदर हुई, जब वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद यही लोग आकर कह रहे थे कि हाय बुलडोजर क्यों चला दिया। जिन छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी हुई थी उन्हीं छतों को ध्वस्त किया गया, उनको जमींदोज कर दिया गया, तब यही लोग चिल्ला रहे थे। ये जो दोगली बात है ना, ये नहीं चल सकती। अब ये किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि नफरत का माहौल बन रहा है, जब इस देश के अंदर इस देश की छाती पर चढ़कर कहते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो आपको याद नहीं आता? देश के गद्दारों के बारे में किसी ने आवेश में आकर कह दिया, और मैं ये कहता हूं कि देश के गद्दारों को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। आप सबको ये बात कहनी चाहिए, देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो ऐसे लोगों को। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को क्यों बोल दिया? क्या उनको सिर पर चढ़ाएं हम लोग?
क्या उनको मैं ज्योति जी इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि हमने ये छद्म सेकुलरिज्म का खामियाजा 1947 में भुगत चुके हैं हम। इस देश के अंदर विभाजन की हम विभीषिका झेल चुके हैं। ये छद्म सेकुलरिज्म के लिए लेट अस कॉल द स्पेड। जो गलती करेगा उस दोनों की बात नहीं करेंगे। यहां पर सारे प्रवक्ता पार्टी के लाइन में आकर क्या कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक यात्रा को भी कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को भी चुप करवाए। क्यों भाई? जिन्होंने पत्थर मारा, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने गोली चलाई, उनका नाम लो। उसकी बजाय क्या कह रहे हैं कि एक समुदाय शांतिपूर्वक यात्रा क्यों निकाल रहा है? ये तो उस पर सवाल खड़ रहे हैं। और ये अभी देखिए रजत जी से सवाल करना था, लेकिन खान साहब को कई बातों से आपत्ति है और उनको काउंटर करना है। क्या रजत पंजेटा ने या मेरे भाई मेरा एक सवाल के साथ मेरी बात पूरी हो जाएगी। रजत पंजेटा जी ने या सुखबीर तंवर जी ने क्या किसी एक ने भी ये कहा कि एक शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी, उस पर पत्थर क्यों चलाया? क्या ये सवाल किसी ने पूछा? नहीं पूछते हैं। ये पीड़ित को और प्रताड़ना देने वाले दोनों को एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। आप सुन लीजिए, अभी धारा 144 गुरुग्राम में भी लागू कर दी गई है, क्योंकि गुरुग्राम से भी खबरें सामने आई। इससे पहले सोहना से भी तस्वीरें और खबरें सामने आई थी गाड़ियों को आग के हवाले किए जाने की, तोड़फोड़ की। खान साहब, आपको बहुत सारी बातों से आपत्ति थी, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि एक पक्ष अगर बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है किसी इलाके से, तो क्या ये अधिकार नहीं है? ये पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, गाड़ियों को आग के हवाले करना, ये किसे लाइसेंस दिया गया? चाहे शोभा यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस हो, ये सब एक शांतिपूर्वक निकलना चाहिए, बल्कि प्रशासन के साथ साथ आवाम को भी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बात वहां पर ये आ रही है, जो अभी मेरे भाई ने कहा कि कभी सरतन से जुदा की बात, कभी आपने विभाजन की बात कही है, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये देश देखिए सर, आस्था सनी संविधान से चलता है, और जो भी अगर नहीं सुनिए बात, जब मैंने आपकी ज्योति जी मैंने इनकी बात सुनी, बड़ी सन्निधता से सुनी, ये मेरी बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। विभाजन की बात नहीं थी। विदु जी सुन लीजिए, अभी जो लोग शांति से सुन रहे हैं, फिर आप लोग उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। जो पहले से हमारे साथ शांति से बैठे हैं, केवल उनका समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे के बारे में बोलकर। ज्योति जी देखिए, अभी मेरे भाई जो थे जिस तरीके से मेरी बात को कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि हर समाज को, चाहे हिंदू भाई की शोभा यात्रा निकल रही हो, तो मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। हिंदू भाइयों की शोभा यात्रा आप ये तमाम बातें, आप जो बातें कह रहे हैं, कहने सुनने में सारी अच्छी लग रही है, लेकिन आज जो कुछ हुआ आज जो नूह में हुआ, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? निंदा करेंगे पूरे घटनाक्रम की, नहीं होना चाहिए था नूह में, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए ज्योति जी, मैं सुनिए ज्योति जी मेरी बात सुनिए, मैं तो देखिए जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश करते, तो उससे सबसे पहले वहाँ जांच का विषय है, जांच करी जाए, जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सुनिए शोभा यात्रा की जो बात आप कर रहे हैं बाबा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो पता होना चाहिए वो कौन लोग थे जो पत्थर लेकर आए, उन्होंने शोभा यात्रा को खराब करने की कोशिश करी, कि देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी। लेकिन आपको तो सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय नजर आ रहा है कि नूह मुस्लिम समाज का है, तो वो आपको नजर आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि हमने तो एक बार भी मुस्लिम धर्म होते हैं, न कोई जात होती है, एक बार भी नहीं लिया। सुनिए, न असामाजिक तत्वों का न कोई धर्म होती है, न कोई जात होती है। तो फिर बुलडोजर के आगे नहीं खड़े होंगे ना, अगर उनका जात धर्म नहीं है तो बुलडोजर के आगे नहीं खड़े होंगे ना, पुलिस की कार्रवाई के लिए उस समय नहीं खड़े होंगे। यानी कि ये बताइए, कोर्ट ने कभी इस तरीके का आदेश देती है कि बुलडोजर चलाइए? और एक कानूनी न्याय प्राय के कोर्ट आ गया, अब विश्वास नहीं है आपको, आपको विश्वास नहीं है, अगर सामने वाले दोस्त है तो उसको सजा कानून देगा, यही चलाकी है। अब कोर्ट को बीच में ले आइए, बुलडोजर चलाएगा, खुद दोस्त पत्थर मारने से पहले कोर्ट से अनुमति लेकर आए थे क्या? कानून नहीं है, अदालत नहीं है, आपकी नजरों में अदालत को नहीं मानते आप, चलिए समय कम है, नहीं मानते, ठीक है, कह दीजिए ना इस बात को। चलिए आपने अपनी बात कह ली है रजत पंजेटा जी। विधु रावल जी ये कह रहे हैं कि वो तो सीधी स्पष्ट बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग राजनीति के चलते दोषी को दोषी या गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। देखिए ज्योति जी, अगर दो बेकसूर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है तो उस वक्त क्यों नहीं आए विधु रावल जैसे लोग निंदा करने के लिए कि ये जो कृत्य हुआ वो बहुत ही घिनौना और संविधान को हाथ में लेने का हक सब किसी को नहीं था।
यहाँ मैं किसी की साइड नहीं ले रहा ज्योति जी। एक दो अगर असामाजिक तत्व है या 5-10 असामाजिक तत्व है, उसके लिए पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता ने बदनाम करने का काम किया। अच्छे लोग और बुरे लोग, फिर तो जो APJ अब्दुल कलाम जो रहे हैं, ये तो उन्होंने उनको भी देश के राष्ट्रपति को भी बदनाम करना बैठे बैठे। तो इनको ये पूछे, आपकी भाजपा की सरकार है, आप भिखारी जैसे कांड हुए, निर्भया जैसे कांड हुए, उसमें कौन से समुदाय के लोग थे? बुरे लोग अच्छे लोग हर समुदाय में। मैं किसी गलत को गलत कहने की क्षमता रखता हूँ। मैं आज आपको कह रहा हूँ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपने शुरुआती एक प्रश्न किया था या होने दिया गया। सरकार के पास 2 दिन पे इनपुट थी। ये जो आज धारा 144 लगा रहे हो, तब सोए हुए थे क्या? तब धारा 144 नहीं लगा सकते थे? तो क्या यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए थी? रजत पंजेटा जी, धारा 144 लगाना मतलब यात्रा ना निकालना, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं यात्रा नहीं होनी चाहिए? आपका सवाल समझ आ गया, आपका सवाल समझ आ गया, उत्तर दे दीजिए। आपका सवाल समझ में आ गया। एक ही बात, यात्रा निकाल रहे हो आप, एक व्यक्ति जो 2 लोगों को जिंदा जलाने का, हत्या का आरोपी है, उसको बार बार सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि मैं यात्रा में शामिल होऊंगा। सरकार के पास इनपुट है, कुछ भी अमन और शांति की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर इस देश के बेकसूर खिलाड़ी और किसानों के ऊपर धारा 144 लगा सकती है। एक लाइन में जवाब ले लीजिए, एक लाइन में जवाब ले लीजिए। आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा को ना आपके पास, आप पहले से अपना पुख्ता इंतजाम रखते। अगर आप उतनी जरूरी थी, आप रूट भी बदल सकते थे, आप नाकाबंदी भी कर सकते थे, आप वो सारे कदम उठा सकते थे जो रूट बदल दें, धारा 144 लगा दें, अगर एक व्यक्ति विशेष व्यक्तियों को रोक दें यात्रा में जाने से। दूसरे समुदाय बीच में ना बोले, दूसरे समुदाय की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, अगर वो व्यक्ति विशेष वहां पे बार बार प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन को रोकने के लिए सरकार के पुख्ता इंतजाम कहाँ थे? ज्योति जी कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, जी अभी समय के हिसाब से आप आओगे, इसको प्रोवोकेशन को अवॉइड किया जा सकता था, बहुत जरूरी नहीं था। मैं इस बात का ये भी प्रोवोकेशन कर रहे हैं अभी, त्यागी जी से मैं इस बात का उत्तर लूंगी। ऐसे ही पंचकूला के अंदर इन्होंने कराया था। राम त्यागी जी ये कह रहे हैं, ठीक है, विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उकसाया गया है, ये जो आज कुछ हुआ है जितना भी उकसाया गया है, और बार बार एक ही नाम सामने आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक हमारे पैनलिस्ट थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, एक हमारे साथी आम आदमी पार्टी से थे। देश की राजधानी दिल्ली में किसने उकसाया था? ताहिर हुसैन के घर के पीछे वाले गंदे नाले में से 1 सप्ताह तक हिंदुओं की डेड बॉडीज निकलती रही। किसने उकसाया था? और विधु जी ने यदि ये कहा कि भाई देश के गद्दारों को जो डैश डैश जो भी है, तो मैं मौलवी जी से पूछना चाहूंगा, जरा ये बताएं कि भाई देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए, जरा वो भी बताएं कि देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मेरा विधु जी से भी ये प्रश्न है कि जिस दिन हरियाणा विधानसभा के अंदर फिरोजपुर झुरका से विधायक रहे मामन खान ने खड़े होकर के ये कही थी, ये चैलेंज दिया था कि भाई यदि मोनू मानेसर मेवात के अंदर घुस गया तो हम उसकी प्याज सी फोड़ देंगे, और यदि नहीं फोड़ी तो हमें भी मेवाती कौन कहेगा। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई कराई? उनको सदन से बर्खास्त क्यों नहीं कराया? ये जो आज हो रहा है ना, ये जो आज हुआ है मेवात के अंदर, नूह के अंदर, इसकी साजिश तो बहुत पहले रची जा चुकी थी। आज तो इन्होंने इस साजिश को केवल अमली जामा पहनाया है। एक मेरे मित्र कह रहे थे कि 2-4 लोग थे, उन्होंने पत्थर, 2-4 लोग थे, चारों तरफ से घेर करके मारा है आज, और ये कह रहे हैं कि 2-4 लोग थे। अरे सर 100 भी थे, 100 गलत है। मैं तो कह रहा हूँ गलत को गलत किसने कहा सही है? वो आप अजीब बात कर रहे हो, गलत को गलत कहने का क्षमता 100 नहीं थे, 100 नहीं थे, आप डिफेंड करते हो, आप डिफेंड करते हो। 100 नहीं थे, 100 नहीं थे, 1000 होंगे। और बोलो 1000 है तो 1000 गलत है। तो ज्योति जी इनसे पूछे 2-4 नहीं थे, तो इन्हें पता थी कि उनका इलाज भी करेंगे, ये बताइए। इलाज भी आप कह रहे कि 2-4 नहीं थे, आप ये कह रहे 2-4 नहीं थे, वहां बहुत सारे थे, तो ये बताइए आपने काउंटिंग कर लिया क्या? आपको पता है कि कितने बंदे? तो इसका मतलब
आप लोग आरोपियों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं खान साहब, क्यों बचाव कर रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो घूम रही है, सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रही है। नजरें खोल करके देखो आप, ज्योति जी, नजरें खोल करके देखिए आप, ज्योति जी, कान खोल के देखो, सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, आरोपियों का बचाव क्यों, दोषियों का बचाव क्यों? हालांकि ये पूरी तरह से जांच का विषय है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं क्यों बचाव किया जा रहा है? पंडिता जी सुनिए अभी आप। मुद्दों से हटा दिया, लगा दिया एग्जाम के अंदर, क्या ये सब कुछ क्या कर रहा है? पंडिता जी सुन लीजिए, सुरक्षा सबसे ज्यादा मुद्दा नहीं है, जरूरी है। आप सुन लीजिए अभी। मेरी धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी होना मुद्दा नहीं है इनके लिए, मेरा सर तन से जुदा होना मुद्दा नहीं है इनके लिए, मेरे देश का विभाजन मुद्दा नहीं है इनके लिए, मेरे को चारा बनाकर किस प्रकार से खेला जा रहा है मुद्दा नहीं है इनके लिए। मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे कौन से हैं? भ्रष्टाचार तो जो तुम कर रहे हो, बिहार में पापड़ बना रहे हो भ्रष्टाचार कर करके, ये मुद्दे हैं तुम्हारे। सुखबीर तंवर जी ऐसे भाईचारा की बात है तो आपको इस तरीके से बात क्या करने की क्या जरूरत है? आप मुसलमानों की छवि खराब कर रहे हैं। ज्योति जी बात इतनी गलत है, भाईचारा इस तरीके की क्या बात कर रहे हैं? चिल्ला-चिल्ली नहीं चलेगी, यहाँ पर नहीं चलेगी। आप सभी सुन लीजिए, नहीं चलेगी। तंवर जी आप अपनी बात रखिए। देखिए ज्योति जी, जिस तरह से बेवजह दिल्ली को बीच में लाए, और उसमें भी मैं बता दूं दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है, इनको कोई आरोप लगाने से पहले क्यों ना लाए भाई साहब, क्यों ना लाए? नहीं क्यों ना लाए? अरे सुन तो लो भाई, क्यों ना लाए? अरे सुन तो लो, अरे जिम्मेदारी किसकी है भाई? अरे त्यागी जी सुन तो लो, ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है। अरे आप ले आओ, मैं जो बात कर रहा हूँ सुन तो लो, ये सुनोगे नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं जिम्मेदारी बता रहा हूँ भाई। अरे मैं जिम्मेदारी बता रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तेज बोलने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए निश्चित तौर पे दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही है उसका जिम्मेदार भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय है। अब बात समझ में आई आपको? और जिस प्रकार से पुलवामा में जो बयान आया, फिर आप वहां किस लिए सत्ता आसीन है? अरे फिर आप वहां किस लिए? अरे ये आपको पता है, शोर मचाने कुछ नहीं होता। अरे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। देश प्रदेश सुन रहे हो बात को, देश प्रदेश सुन रहे हो। आपने पिछले उत्तर में केवल बीजेपी पर जिस प्रकार से पुलवामा में बयान आया सत्यपाल मलिक का, और जो भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रदेशों में राज्यपाल रहे और इनके मुंह में दही जमा हुआ है, जिस प्रकार से हमारे अर्धसैनिक बल के को शहीद करवाया, इसके अलावा किस प्रकार का मणिपुर का संदर्भ है, ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। इनको अपनी कमियां दिखाई नहीं देती है और बेवजह का ज्ञान बांटते हैं। अरे बेवजह का ज्ञान बांटते हैं। अभी कश्मीर की बात कर रहे थे, पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले हमें ज्ञान दे रहे, अरे हमें ज्ञान दे रहे। अरे अपनी गलतियों पे अपनी गलतियों को सुधारो और तेज बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है। विधु राहुल जी आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट आपका। ठीक है तंवर जी, ये आरोप प्रत्यारोप के अलावा अब कार्रवाई के नाम पर क्या होगा, जांच के नाम पर क्या होगा? सुखबीर जी आप सुनिए अभी, अब जांच के नाम पर क्या होगा? विधु राहुल जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए मेरे ये एक बड़ी संवेदनशील डिबेट है, इसमें हमें वास्तव में चीखा-चिल्ली नहीं करनी चाहिए थी। ये यहाँ पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी भी कोई बोल रहा है। अभी रुक जाइए। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, नहीं है समय। ज्ञान बांट रहे हैं। इसमें देखिए मैं आपको बता दूंगा हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। 211 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट लगाने की बात है तो हम लेकर आए। मेवात कैडर बनाकर सबसे अधिक, जिस प्रकार से मेवात कैडर पहले भी था, लेकिन सबसे अधिक अगर नौकरियां कहीं दी गई है हमारे द्वारा दी गई है। अगर कोई सबसे पहला एक्सीएस ऑफिसर, जो सवाल किया गया है, आप सवाल, अरे बदतमीज व्यक्ति चुप हो जाए। कोई जो बीच में बोलने की बदतमीजी करता है वो चुप हो जाए। अरे आपका जितनी बदतमीजी कोई नहीं करता। कंट्रोल योरसेल्फ। पहले अपने गिरवान में जाके देखो कि आप क्या करते हैं। सुखबीर जी शांत हो जाओ, करने दो। सुखबीर जी चुप हो जाओ। नहीं, वाइंड अप का वक्त है, अगले बुलेटिन का वक्त है। सभी का बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की, आप सभी का बहुत शुक्रिया।
तो 9 में जो कुछ हुआ उसको लेकर चर्चा की। बहुत डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अभी भी हालात काबू में नहीं है। आगे क्या कुछ होता है, कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाता है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।